Hi everyone, welcome back again with अनदर टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे और अपनी अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसका यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली क्या करने के लिए, अपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए। अब ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड एटीपी में। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेलेशन की प्रोसेस के टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, उस टाइम पे हम अपटेक करते हैं, इनटेक करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। तो सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है ब्रीथिंग, कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारी सेल्स में प्रोड्यूस हुई है वो एज अ वेस्ट प्रोड्यूस हुई है, और ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि हम एटीपी यूज़ कर सके अपनी अपनी जो भी ज़रूरत की एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ ये जो एक्सचेंज होता है इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में जब हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, रेस्पिरेशन है। तो एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग क्या है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन क्या है, उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम पे जो ऑक्सीजन मिली है हमें उसका यूज़ करके अपने मोलिक्यूल को तोड़ना, जो भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ना, ताकि हमें एटीपी मिल सके। अब जो रेस्पिरेशन होता है उसमें फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला स्टेप आता है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग बोलो या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलो। पल्मोनरी वर्ड यहाँ पे लंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेंटिलेशन, हमारे घर में भी वेंटिलेटर होते हैं हवा पास होने के लिए, तो हमारे लंग्स क्या है, यहाँ पे हवा पास करवा रहे हैं, हवा एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो ब्रीथिंग सबसे पहले क्या होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस, जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एल्वियोलर एयर होती है वो रिलीज हो जाती है। एल्वियोलर क्या, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती हैं, एक गुब्बारे सा पाउच होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ब्लड लेके आती हैं डिफरेंट टिश्यू से, डिफरेंट ऑर्गन से, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो लंग्स तक लेके आती है, फिर लंग्स उसको बाहर भेजता है। तो ब्रीथिंग की प्रोसेस वो है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है गैसेस का एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अराउंड। कैसे, अब हमने बोला कि एल्वियोलाई जो होती है उसमें कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज क्या, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, जो टिश्यू से ब्लड आएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और जो भाई बाहर से ऑक्सीजन आएगी वो इस एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी। अब जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, पहले हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट इसको पंप करेगा, फिर वो आर्टरीज के थ्रू कहाँ पे जाएगा, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में और टिश्यूज में जाएगा। ठीक है, अब वो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में जब जा रहा है तो वहाँ कैसे जा रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। फिर ये डिफ्यूजन हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। ब्लड उस गैसेज को, जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और टिश्यू से हार्ट तक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है। फिर डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के और टिश्यू के बीच में। फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन में। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का टूटना, ताकि एटीपी रिलीज हो सके। और क्या मिलेगी वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगी, जिसको दोबारा से हमें लंग्स तक लेके आना है ताकि हम उसको एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीथिंग होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, फिर गैसेस ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के थ्रू, फिर डिफ्यूजन होता है टिश्यू में, फिर क्या होता है, सेल्स यूटिलाइज कर लेती है ऑक्सीजन को एज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको दोबारा से ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है लंग्स तक। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है हमारी ब्रीथिंग में और हमारे रेस्पिरेशन में। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे जो हमारे बोले
एशियंट बोलें या सबसे हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलें, जो एडवांस ऑर्गेनिज्म नहीं है वो ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉन कोडेट्स की अगर हम बात करें, नॉन कोडेट्स की बात करें तो उनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे स्पंजिस। स्पंजिस किस में आती है? पोरीफेरा में। पोर्स होते हैं उनकी बॉडी पे, इसलिए इसको पोरीफेरेंस बोलते हैं। तो स्पंजिस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है बॉडी सरफेस के अंदर के थ्रू होता है, सिलेंट्रेटा में भी, और प्लेटी हेलमिंथस में आते हैं फ्लैट वर्म्स। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथस, स्पंजिस में किसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करा जाता है? बॉडी के सरफेस के थ्रू। फिर हमारा जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म किस में आता है? एनिलीड्स में। ठीक है, एनिलीडा में आता है। एनिलीडा हमारा जो सफाइलम है उसके अंदर हमारा क्या आता है? अर्थवर्म आता है। तो अर्थवर्म में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉग में भी स्किन के थ्रू होता है। स्किन के थ्रू इसलिए हो पाता है क्योंकि इनकी जो स्किन है उसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है और वो म्यूकस सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से स्किन क्या रहती है? मॉइस्ट रहती है। अब ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती है किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। गिल्स, गिल्स किस में पाए जाते हैं? जो भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होंगे उनके अंदर, या मलस्क के अंदर और फिशेस के अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें और मैमल्स की बात करें तो उनमें क्या आता है? लंग्स। आज हम किसकी बात करेंगे? लंग्स की बात करेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो सिस्टम्स में यहाँ पे तोड़ा जाता है। एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होते हैं लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लंग्स में, दो सिस्टम में हम यहाँ पे क्या करते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को तोड़ते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं कि कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉलो करती है एयर जब भी वो ह्यूमन बींग्स के सिस्टम में एंटर करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? एक पैसेज है। क्या है ये? पासेज है। इस पासेज के थ्रू, पासेज बाय विच, इट इज़ ए पासेज बाय विच एयर एंटर्स इनटू लंग्स। तो ये वो पासेज है जिसके थ्रू एयर किस में? लंग्स में एंटर करती है। ठीक है, तो कैसे एंटर करती है? सबसे पहले हमें पता है हमारे नाक के बाहर दो पोर्स हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब अंदर की जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? नेसल चैम्बर बोलते हैं। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में एयर आएगी, नेसल चैम्बर में जाएगी, नेसल चैम्बर से इंटरनल जो नेयर्स होंगे उसमें जाएगी, फिर हमारे नेसोफेरिंग्स में जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड होगा वहाँ पे जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी, फिर ग्लोटिस में, फिर लैरिंग्स में जो वॉइस बॉक्स होता है, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से कहाँ पे जाएगी? ब्रोंकियल ट्री में जाएगी, और फिर रेस्पिरेटरी ट्री जो एल्वियोलाई फॉर्म करेगी वहाँ पे जाएगी हमारी क्या? एयर। तो ये होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब एयर इन पोर्शन से होके इन ऑर्गन से होके गुजरती है। जब वो एक ह्यूमन बींग्स के सिस्टम में एंटर करती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे पहले नोज और नेसल पासेस की। देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर एक पेयर होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का, जो हमारे अपर लिप्स के ऊपर ओपन होता है। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल नेयर्स हैं वो कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? वेस्टिब्यूल रीजन में ओपन होते हैं। ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या है? हमारे नेसल पासेस का एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर होता है आगे वाला हिस्सा। आगे वाले हिस्से में जो वेस्टिब्यूल है वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल नेयर्स ओपन होते हैं। वेस्टिब्यूल पोस्चरली किसके साथ कनेक्टेड है? नेसल चैम्बर के साथ कनेक्टेड है। अब जो नेसल चैम्बर है वो नेसल पैसेज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो नेसल पैसेज है उसको हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक पहला वेस्टिबुलर रीजन होता है, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन होता है, तीसरा ओल्फैक्टरी रीजन होता है। जो वेस्टिबुलर रीजन होता है उसमें स्किन होती है, हेयर होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड होती है। सेबेसियस ग्लैंड क्या होती है? ऑयल ग्लैंड होती हैं। जो सबसे बाहर वाला जिसमें हमारी फिंगर जा सकती है वो वेस्टिबुलर रीजन है। ठीक है, स्किन भी है, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है। ये क्या करती हैं? ये ऑयल सिक्रेट करती हैं। और हेयर और ये ऑयल ग्लैंड क्या करती हैं? जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी हमारे बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाएँ। अब जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है, रेस्पिरेटरी रीजन वो लाइन किया जाता है हमारा PSCCGE के थ्रू। हमारा PSCCGE है, इसका मतलब क्या होता है? P का मतलब क्या होता है? शूडोस्ट्रेटिफाइड। क्या होता है? शूडोस्ट्रेटिफाइड। शूडोस्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सीलिएटेड कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। S से क्या होता है? हमारा स्क्वामस। C से क्या होता है? सीलिएटेड। C से क्या होता है? कोलुमनर।
जी से क्या होता है ग्लैंडुलर, और ई से क्या होता है एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम। तो pseudo stratified squamous ciliated columnar glandular epithelium, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू है जो रेस्पिरेटरी रीजन को क्या करता है, लाइन करता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ओल्फैक्टरी रीजन होता है। ओल्फैक्टरी रीजन जो होता है वो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, मतलब इसमें नर्वस टिश्यू आ जाता है जो सेंसरी सेल्स को, सेंसरी नर्व्स को कंसिस्ट करता है, ताकि जो भी स्मेल वाला रीजन है उसको डिटेक्ट कर सके और ब्रेन तक पहुंचा सके, टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, ठीक है। तो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ओल्फैक्टरी रीजन में, या हम बोले ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, या हम यहाँ पे स्कैंड्रेरियन मेम्ब्रेन इसको बोले। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्कोफेरेंजियल कैविटी की। अभी हमने किसकी बात करी कि नेसल पैसेज कैसे होता है, क्या क्या उसके अंदर होता है, क्या क्या उसका डिवीजन होता है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात करेंगे। देखो बक्कोफेरेंजियल कैविटी नाम से ही पता चल रहा, बक्को मतलब बक्कल, कैविटी मतलब माउथ, ठीक है, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स। तो माउथ प्लस फेरिंग्स को अगर हम मिला दें, माउथ और फेरिंग्स दोनों को मिला दो तो क्या बन जाती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है। अब जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट क्या होता है, आगे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, आप पीछे वाले हिस्से को फेरिंग्स बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है ये फेरिंग्स आ जाता है, ठीक है। तो आगे वाला हिस्सा क्या है हमारा बक्कल कैविटी, और पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा क्या है, फेरेंजियल कैविटी है। बिटवीन द बक्कल एंड द नेसल कैविटी, बक्कल कैविटी के बीच में और नेसल कैविटी के बीच में एक हार्ड पैलेट होती है। देखो यहाँ पे इस रीजन में देखो, ये ओरल कैविटी है, ये नेसल कैविटी है, इसके बीच में ये येलो कलर में जो ये प्लेट है, आगे वाली हमारी आगे वाली हार्ड प्लेट, पीछे वाली सॉफ्ट, ऐसे होती है ये, ठीक है। ये यहाँ पे पैलेट है। देखो इस रीजन में ये जो ओरल कैविटी है, नेसल कैविटी, इसके बीच में जो ये येलो कलर की है, ये क्या है, हमारा पैलेट वाला रीजन है, ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट। पहले हार्ड पैलेट आएगी फिर सॉफ्ट पैलेट आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, हार्ड पैलेट, और पीछे क्या आएगी, सॉफ्ट पैलेट, जो एंड होती है यूल्वा में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारी बक्कल कैविटी पता चल गई हमें, ये हमारी बक्कल कैविटी है, ये नेसल कैविटी, और ये हमारी पैलेट है। आगे वाली हमारी क्या होती है, हार्ड पैलेट, पीछे वाली क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट होती है। अब जो सॉफ्ट पैलेट होती है उसकी एंडिंग यूवला से होती है, ये जो रीजन होता है ये यूवला होता है, और ये हमारा रीजन सॉफ्ट पैलेट का है, ये हमारा हार्ड पैलेट का है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, यूवला में ये क्या होती है, एंड होती है। तो ये जो यूवला है ये क्या करता है, फेरेंजियल कैविटी को दो चैम्बर में इनकम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। देखो ये हमारी फेरेंजियल आर्क है, ये फेरेंजियल कैविटी होगी। अब इसको पूरी तरह से तो डिवाइड नहीं कर रहा, पर आधा तो डिवाइड कर रहा है ना, ये पार्शियली डिवीजन कर रहा है यूवला किसका, फेरेंजियल कैविटी का, ठीक है, फेरेंजियल कैविटी का। किसमें, दो चैम्बर में। अपर चैम्बर क्या है, नेसोफेरेंजियल कैविटी, ऊपर वाला क्या है, नेसोफेरेंजियल कैविटी है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है वो नेसल फेरेंजियल कैविटी है, ठीक है। और जो लोअर चैम्बर होता है वो क्या होता है, ओरोफेरेंजियल कैविटी। जो नीचे वाला रीजन होता है वो क्या होता है, ओरोफेरेंजियल हमारी कैविटी होती है, यहाँ पे होता है ओरोफेरेंजियल माउथ वाले रीजन में, ठीक है, ओरोफेरेंजियल कैविटी होती है, ये वाला रीजन पूरा, ये सारा जो हमें ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये सारा ओरोफेरिंग्स है, और ये वाला नाक से जो रिलेटेड है वो नेसोफेरिंग्स है। तो ये ऊपर वाला क्या है, नेसोफेरिंग्स, और नीचे वाला क्या है, ओरोफेरिंग्स, और ये लेरिंग्स के पास वाला जो होगा वो क्या होगा, लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स को तीन रीजन में डिवाइड किया जाता है। देखो यहाँ पे ये पूरा रीजन, ये क्या है, नेसोफेरिंग्स, ये क्या है मेरा, ओरोफेरिंग्स, और ये वाला रीजन क्या है, नेसोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये पूरा रीजन है फेरिंग्स का, जिसको हम ऊपर वाले को नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, इस वाले को ओरोफेरिंग्स, और इस वाले को लेरिंगोफेरिंग्स। जो हमारे बक्कल कैविटी के पास में वो ओरोफेरिंग्स हो गया, जो नेसल कैविटी के पास में वो नेसोफेरिंग्स हो गया, और जो लेरिंग्स के पास में वो लेरिंगोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। तो फेरिंग्स हमारा तीन रीजन्स पे डिवाइड होता है।
क्लियर है ये हमारा। ठीक है, अब जो ओरोफेरिंक्स चैम्बर है उसमें दो स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एपिग्लोटिस और ग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, ये कवरिंग जो है, ये फ्लैप जो है, ये एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, ये किसकी कवरिंग है? ये ग्लोटिस की कवरिंग है। ग्लोटिस के ऊपर ये कवरिंग होती है। ठीक है, दो स्लिट लाइक अपर्चर होते हैं। डोर्सल पोल को गुलेट बोलते हैं। गलट क्या है? हमारा जहाँ पे फूड पास होता है उसको गलट बोलते हैं। ठीक है, डोर्सल पासेस को क्या बोलते हैं? गलट बोलते हैं। विच ओपन्स इनटू इसोफेगस, जो इसोफेगस में ओपन हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, इस डायग्राम में देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये नेसल पैसेज है, ये मेरी ओरल कैविटी है, इसके ऊपर पैलेट है, पीछे वाली सॉफ्ट, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होती है जो हमारी पीछे यूल्वा में ओपन होती है, UVULA। ठीक है, यूवला में ओपन होती है। यहाँ पे हमारी हार्ड पैलेट होती है। ठीक है, नीचे हमारी टंग होती है। ठीक है, और ये जोज है। अब यहाँ पे ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या होता है? हमारा विंड पाइप। विंड पाइप होता है मतलब हवा यहाँ से जाती है। अब ये जो विंड पाइप है इसके पीछे कॉन्टिन्यूस है ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप बोलते हैं। अब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि बोलते टाइम यहाँ से इस फेरिंग्स से हवा जाएगी लैरिंग्स तक, यहाँ ऐसे ऐसे लैरिंग्स तक जाएगी हवा, यहाँ पे हवा आएगी फेरिंग्स में और वो कहाँ पे जाएगी? लैरिंग्स तक जाएगी। अब लैरिंग्स में जब एयर आएगी तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम वोकल हो सकते हैं, बोल सकते हैं। बट यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट है, ग्लोटिस। जब हम निगल रहे होते हैं खाना, तो निगल रहे होते हैं तो ओरल कैविटी से खाना कहाँ पे आता है? इसोफेगस में, इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू इसोफेगस में आता है। तो यहाँ पे जो ये एपिग्लोटिस है ये फेरिंग्स को पूरा कवर कर देता है यहाँ पे, ताकि फेरिंग्स से हवा किस में ना आए? लैरिंग्स में ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर ये कवरिंग ना होगी तो ये फूड यहाँ पे आ सकता है, ये फूड यहाँ पे आएगा तो चोक हो जाएगा। ठीक है, चोकिंग हो जाएगी और कई बार ऐसा होता है। ठीक है, जब हम खाते टाइम बोलने की कोशिश करते हैं तो खाना कई बार हमारा यहाँ पे फंस जाता है और फिर हमें बहुत चोकिंग होती है और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है उस टाइम पे। तो वो इसलिए यहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। ठीक है, इस डायग्राम से क्लियर हो गया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दो स्लिट लाइक अपीयरेंस होती है। गुलेट, गुलेट वही है डोर्सल पोर पे जो इसोफेगस है। ठीक है, और जो ओपन होती है इसोफेगस में, गुलेट वाला रीजन, गुलेट मतलब जहाँ पे खाना जाएगा। और दूसरा क्या है? ग्लोटिस। ठीक है, वेंट्रल पोर ग्लोटिस है जो ओपन होता है लैरिंग्स में, जो हमारा किस में ओपन होता है? लैरिंजियल कैविटी। ये जो लैरिंजियल कैविटी है यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, एंड इट ओपन्स इनटू लैरिंग्स, सो दिस इज द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी पैसेज फॉर्म करता है। ठीक है, नियर द ग्लोटिस, ग्लोटिस के पास में एक फ्लैट इलास्टिक कार्टिलेज होती है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस की कवरिंग, ये ग्लोटिस है, ग्लोटिस की जो कवरिंग है वो क्या है? एपिग्लोटिस है। ये ब्लू कलर में जो है वो एपिग्लोटिस है, ये हमारी एपिग्लोटिस है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ग्लोटिस है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ स्वेलोविंग ऑफ फूड ये कार्टिलेज फ्लैप कवर कर देता है ग्लोटिस को, ताकि हमारा फूड यहाँ पे ना जाके सीधा किस में चला जाए? इसोफेगस में चला जाए। ठीक है, फेरिंग्स ओनली पार्ट है जहाँ पे फूड और एयर पास होती है। ये फेरिंग्स वाला रीजन है, यहाँ पे फूड भी आएगा, यहाँ पे एयर भी आएगी जो लैरिंग्स में आएगी। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे पास होती हैं एक साथ। ये बक्कल कैविटी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? लैरिंग्स की बात कर रहे हैं। अब लैरिंग्स क्या होता है? हमारा लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स होता है क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? हमारी आवाज़ निकलती है। जब इससे हमारी एयर टकराती है तो इसमें वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से आवाज़ निकलती है। और ये क्या है? एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, मतलब ये बोन का नहीं बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ है जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब जो लैरिंग्स है वो इन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। थायरॉइड कार्टिलेज, क्राकोइड कार्टिलेज, आर्टिनोइड कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, इन कार्टिलेजेस से मिलके ये बना होता है। अब देखो, ये हमारी क्या थी? ये एपिग्लोटिस था और ये हमारा क्या था? लैरिंग्स था। ये पूरा रीजन लैरिंग्स वाला है और ये हमारा माइक्रोस्कोपिक रीजन दिखाया गया है इसका। तो जो लैरिंग्स है उसके तीन पार्ट होते हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस जो होता है वो कहाँ? इन्फीरियर जो सरफेस होता है एपिग्लोटिस का, एपिग्लोटिस का जो इन्फीरियर सरफेस होता है उससे लेके वेस्टिबुलर फोल्ड तक
वेस्टिबुलर फोल्ड तक रन करता है। सुप्राग्लोटिस कहाँ से कहाँ तक रन करता है? इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस किसका? इंफीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का इंफीरियर सरफेस, देखो एपिग्लोटिस का इंफीरियर सरफेस, और हमारा क्या होता है वेस्टिबुलर का हमारा वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो जो हमारा सुप्राग्लोटिस होता है इसको क्या बोलते हैं? फाल्स वोकल कॉर्ड, फाल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, फाल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। फिर होता है ग्लोटिस, फिर क्या होता है सेकंड रीजन जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये सेकंड रीजन, ये क्या है? ग्लोटिस। ग्लोटिस वोकल कॉर्ड कंसिस्ट करता है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं इसके अंदर, वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, और हमारा तीसरा होता है सब ग्लोटिस। सब ग्लोटिस जो है वो इन्फीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है ग्लोटिस का टू द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ क्राकोइड कार्टिलेज। क्राकोइड कार्टिलेज के इन्फीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस के इन्फीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो इंटीरियर सरफेस होता है हमारा लैरिंक्स का वो लाइन किया गया होता है शूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, PCCE। पी से क्या है? शूडो स्ट्रेटिफाइड, शूडो स्ट्रेटिफाइड, और सी का मतलब क्या है? सीलिएटेड है, और दूसरे सी का मतलब क्या है? कॉलुमनर है, और फिर ई का मतलब क्या है? एपिथेलियम। तो मतलब जो हमारा लैरिंक्स है उसकी अंदर की लाइनिंग कौन फॉर्म करता है? कौन सा एपिथेलियम फॉर्म करता है? शूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम इसका क्या फॉर्म करता है? हमारा रीजन फॉर्म करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई जो हमारा लैरिंक्स है वो कार्टिलेज से बिना मिलके बना होता है। 4 कार्टिलेज होती हैं, थायराइड कार्टिलेज, क्राकोइड कार्टिलेज, आर्टिनोइड और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। तो थायराइड कार्टिलेज की बात करते हैं। जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो सिंगल कार्टिलेज है। कैसी है? सिंगल कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, शी शेप्ड की कार्टिलेज होती है। थायराइड कार्टिलेज हमारी सिंगल कार्टिलेज होती है और शी शेप्ड की होती है, काइंड ऑफ शी शेप्ड होती है। ठीक है, शी शेप्ड की होती है और डोर्सल पोजीशन में होती है, डोर्सली प्रेजेंट होती है और डोर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेज होती है। ठीक है, और ये कौन से कार्टिलेज से मिलके बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। कौन से कार्टिलेज से मिलके बनी होती है? ये हमारी हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्राकोइड कार्टिलेज। क्राकोइड कार्टिलेज भी सिंगल होती है। क्राकोइड कार्टिलेज क्या होती है? ये रही, ये क्राकोइड कार्टिलेज, ये भी सिंगल होती है हमारी। ठीक है, रिंग शेप्ड की होती है, सिग्नेट रिंग शेप की, रिंग शेप की होती है, और ये थायराइड कार्टिलेज के नीचे है। ये ऊपर थायराइड कार्टिलेज है, इसके नीचे हमारी क्या है? क्राकोइड कार्टिलेज है, और ये भी किसकी मिलके बनी हुई है? हाइलिन कार्टिलेज की मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है? आर्टिनोइड कार्टिलेज। आर्टिनोइड कार्टिलेज का एक पेयर होता है, ये रहा, ये हमारी आर्टिनोइड कार्टिलेज है। ये रीजन आर्टिनोइड कार्टिलेज जो होती है, ये पूरा रीजन हमारा किसका है? आर्टिनोइड कार्टिलेज का है। ठीक है, ये आर्टिनोइड कार्टिलेज है, ये पूरा रीजन। ठीक है, ये पूरा रीजन किसका है? आर्टिनोइड कार्टिलेज का है। पिरामिड शेप्ड है, कैसी है ये हमारी पिरामिड, ये तो आर्टिनोइड मसल्स है, ये तो आर्टिनोइड मसल्स है, ये आर्टिनोइड कार्टिलेज है। तो ये पिरामिड शेप की होती हैं, पिरामिड शेप्ड होती हैं, और ये भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं। ठीक है, फिर हमारी क्या आती है? हमारी यहाँ पे आती है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। इसका भी 1 पेयर होता है, ये नोड लाइक कार्टिलेज है और आर्टिनोइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है। उसके अलावा तो ट्रैकियल कार्टिलेज भी है, ये रही ट्रैकियल कार्टिलेज। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी यहाँ पे। ठीक है, ये नोड लाइक कार्टिलेज है, एंड पे प्रेजेंट है आर्टिनोइड कार्टिलेज के, और ये कौन से कार्टिलेज से मिली है? इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी है। उसके अलावा कौन सी होती है? क्रूनिफॉर्म कार्टिलेज और कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ये कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज है, क्रूनिफॉर्म कार्टिलेज है। ठीक है, तो हमारी जो थायराइड है, क्राकोइड है, आर्टिनोइड है, सब किससे मिलके बनी होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती हैं। बट कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी जो होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैरिंग्स में 2 पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के जो साउंड प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। देखो ये दीज आर वोकल कॉर्ड्स,
दीज आर वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं। एंटीरियर पेयर जो होता है उसको फाल्स कॉर्ड बोलते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे सुप्राग्लोटिस। ठीक है, ये किसको मेम्ब्रेन्स को कंसिस्ट करते हैं और ये पिंक होते हैं कलर में। दे नॉट हेल्प इन फोनेशन, वो फोनेशन नहीं करते, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दे प्रोवाइड मॉइस्चर, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड से। ट्रू वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं? ग्लोटिस होती हैं। पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है? ट्रू वोकल कॉर्ड कंसिस्ट करता है, जो ग्लोटिस वाला रीजन होता है, और उसमें शीथ होती है येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ट्रैकिया की। ट्रैकिया 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये ऊपर वाला रीजन लैरिंग्स का है और ये क्या है? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया कितनी लेंथ है इसकी? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब है जो हमारी थोरेसिस कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी तक पहुंचता है। ये ट्रैकिया में 16 to 20 सी शेप्ड की कार्टिलेज होती हैं। ये ऐसे रिंग शेप्ड की, रिंग जैसी हमें दिख रही हैं, या सी से शेप की ऐसे दिख रही हैं, ये सारी क्या है? ट्रैकियल कार्टिलेज हैं। कितनी होती है नंबर में? 16 to 20 होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो। ठीक है, जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो उस टाइम पे कोलैप्स ना हो, इसलिए ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट, डोर्सल सरफेस पे इनकम्प्लीट है, इसीलिए इनको शी शेप में बोला गया है। अगर ये पूरी होती तो ये हमारी या तो ओवल्ड शेप की होती, स्पेरिकल शेप की होती, बट ये सी शेप की है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है डोर्सल सरफेस पे। ठीक है, व्हेन ट्रेकिया एंटर इनटू थोरेसिस कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में जब ये एंटर करता है तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकियाई बोलते हैं, ब्रोंचस बोलते हैं। ब्रोंचस यहाँ पे क्या है? हमारा सिंगल है और सिंगुलर है, और ब्रोंकियाई क्या है? प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है। तो प्राइमरी ब्रोंकियाई, लेफ्ट ब्रोंकियाई और राइट ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया। लेफ्ट हमारा लेफ्ट लंग में जाता है और राइट ब्रोंकियाई जो होती है वो राइट लंग में जाती है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिस वर्टिब्रा। और कौन सी थोरेसिस वर्टिब्रा पे ऐसा होता है? 5th थोरेसिस वर्टिब्रा पे जाके ट्रैकिया 2 ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट। ब्रांचेस जो होती हैं प्राइमरी ब्रोंकियाई की, वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंकियल ट्री फॉर्म करती जाती हैं। वो डिवाइड होती जाती हैं और वो क्या फॉर्म कर देती हैं? ब्रोंकियल ट्री फॉर्म कर देती हैं। Terminal bronchioles divide to form respiratory bronchioles and branches of respiratory bronchioles make respiratory tree। मतलब वो alveoli में टूट जाती है जिसकी वजह से respiratory tree form होती है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या होता है ब्रोंकियल ट्री में और रेस्पिरेटरी ट्री में। ब्रोंकियल ट्री में और रेस्पिरेटरी वर्सेस रेस्पिरेटरी ट्री में क्या डिफरेंस होता है? ट्री में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारी ब्रोंकियल ट्री है वो किसके मिल के बनी है? कार्टिलेज से मिल के बनी है, क्योंकि वो ट्रेकिया वाला रीजन कंसिस्ट करती है। बट जो कार्टिलेज होती हैं वो कार्टिलेज रेस्पिरेटरी ट्री में तो एब्सेंट होंगी क्योंकि वो एल्वियोलाई वाला रीजन फॉर्म करती है। यहाँ पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई के अंदर। यहाँ पे सिर्फ ब्रीथिंग होती है, एक्सलेशन और इनहेलेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ पासेज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ पे उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता ब्रोंकियल ट्री पे, क्योंकि ये ट्रेकिया वाला रीजन कंसिस्ट करती है। ठीक है, जो वॉल्यूम एयर का ब्रोंकियल ट्री के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। किसका वॉल्यूम? एयर का वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, और ये गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता और ये 150 ml के अप्रोक्स होता है। डेड स्पेस वॉल्यूम किसके अप्रोक्स होता है? हमारा 150 ml के अप्रोक्स होता है। अब 2 जोन्स होते हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम में रेस्पिरेशन के। एक कंडक्टिंग जोन होता है, एक एक्सचेंज जोन होता है। कंडक्टिंग जोन जो सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है? एयर को कंडक्ट कर रहा है। सिर्फ पासेज ऑफ एयर जहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है? पैसेज ऑफ एयर जहाँ पे हो रहा है उसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। और जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, वो क्या है? हमारा एक्सचेंज जोन है। ठीक है, तो समझते हैं क्या डिफरेंस है एक्सचेंज जोन का और हमारा कंडक्टिंग जोन का। एक्सचेंज जोन क्या है? ये एक्चुअल साइट होती है, इट इज़ अ एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूज़न। एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूज़न किसका डिफ्यूज़न करती हैं? ये ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
प्रेशर बोल दो या एयर बोल दो, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हो रहा है। ये एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज जोन में ऐसा होता है। कंडक्टिंग जोन क्या करता है, कंडक्टिंग जोन में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किसका, एयर का, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर होता है और ये क्या कर लेते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और जो एयर होती है बाहर से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल बनाते हैं। जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उतनी ही एयर का भी टेम्परेचर ये कंडक्ट करते हैं। कंडक्टिंग जोन। एक्सचेंज जोन में क्या होता है, एक्चुअल साइट होती है डिफ्यूजन की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती है ब्लड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में, ठीक है। अब देखो कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन में क्या क्या आता है, ठीक है, क्या क्या आता है। तो कंडक्टिंग जोन में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आते हैं, फिर वेस्टिब्यूल्स आते हैं, फिर नेशल चैम्बर आते हैं, फिर इंटरनल नेयर्स, फिर नेसोफेरिंग्स में ओपन होती है एयर, फिर फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से ग्लोटिस के थ्रू लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया से हमारी आगे क्या चली जाती है, प्राइमरी ब्रोंकियाई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकियाई, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एट्रिया, फिर एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई। तो ये क्या है, ये हमारा फॉर्म करती है एक्सचेंज जोन। और ये जो रीजन होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्री फॉर्म करता है। और प्राइमरी ब्रोंकियाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ब्रोंक्यूल ट्री फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। एक पेयर होता है, ए पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी क्या है, थोरेसिस कैविटी इज द चेस्ट कैविटी। थोरेसिस कैविटी क्या है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में हमारे अंदर एक पेयर होता है, वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ऑफ लंग्स मतलब एक लेफ्ट लंग होता है और एक क्या होता है हमारे पास, राइट लंग होता है। लेफ्ट होता है और राइट लंग होता है, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ लंग है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके ऊपर ऐसे लंग्स के ऊपर ऐसे एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन। अब मैंने बोला कि ये प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, देखो ये यहाँ पे दिख रही, ये हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, उसको बोलते हैं पेरिटल प्लूरा, पेरिटल प्लूरा। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, देखो ऐसे लाइनिंग हो रही है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर आउटर वाली को क्या बोलते हैं, पेरिटल प्लूरा। और जो इनर वाली है उसको क्या बोलते हैं, इनर वाली को विस्करल प्लूरा, ठीक है। ऐसे कवरिंग हो रखी है, ऐसे और ऐसे, तो आउटर को क्या बोल रहे हैं, पेरिटल प्लूरा, और इनर वाले को क्या बोल रहे हैं, विस्करल प्लूरा, ठीक है। अब तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कहाँ से आई है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये कहाँ से आई है, ये कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हुई है, ये मेसोडर्म से डेवलप हुई है, ठीक है। और जो आउटर हमारी इस प्लूरल की आउटर जो मेम्ब्रेन है, जो पेरिटल वाली है, जो पेरिटल प्लूरा है, जो पेरिटल प्लूरा है, वो किससे कनेक्टेड होती है, वो थोरेसिस कैविटी से कनेक्टेड होती है। थोरेसिस कैविटी के साथ वो कनेक्शन में होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी है वो लंग्स की लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में होती है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक थोड़ी सी कैविटी है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी सी कैविटी है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है, प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है। ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन जो होता है लंग सरफेस पे उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये फ्लूइड जो होता है, प्लूरल फ्लूइड, ये इंक्रीज हो जाता है, तो ऑर्गेनिज्म एक डिफ़िकल्टी फील करता है ब्रीथिंग में। ऐसी कंडीशन में जब ये प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको डिस्पोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है,
ठीक है, ऐसी कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन डिजीज बोला जाता है। प्लूरल इफ्यूजन डिजीज, ऐसी डिजीज जिसकी वजह से प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है उनको प्लूरल इफ्यूजन डिजीज बोला जाता है। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन बींग्स में जो हमारा राइट लंग होता है ये 3 लोब से मिलके बना होता है। जो राइट लंग होता है ये 3 लोब से मिलके बना होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब से मिलके बना होता है। 2 लोब से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अपर लोब है, ठीक है, ये हमारी लोअर लोब है और ये मिडल लोब है। तो 1, 2 एंड 3 3 लोब्स हैं। पर लेफ्ट में देखें तो अपर लोब प्रेजेंट है एंड लोअर लोब प्रेजेंट है, 1 एंड 2 ओनली, सिर्फ 2 लोब प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब लंग की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एल्वियोलाई। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं किसकी? लंग्स की। 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं एक लंग के अंदर। 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। ठीक है, इनर सरफेस एरिया होता है जो लंग्स का, वो कितना होता है? लंग्स का, दोनों लंग्स का अगर हम मिलाएं, दोनों लंग्स का अगर हम इनर सरफेस एरिया मिलाएं तो 70 to 100 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 70 to 100 मीटर स्क्वायर इनका एरिया होता है। जो एल्वियोलाई की जो वॉल होती हैं, वॉल ऑफ एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है उसमें 2 लेयर होती हैं। 2 लेयर्स की होती है वॉल्स, 2 लेयर्स की होती है। जो आउटर लेयर होती है वो येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मिलके बनी होती है। ठीक है, और जो इनर लेयर होती है वो सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, अब जो स्क्वामस सेल्स होती हैं एल्वियोलाई की उनको क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। न्यूमो वर्ड किसके लिए आया है? लंग्स के लिए। ठीक है, साइट्स किसके लिए आया है? सेल्स के लिए आया। तो सेल्स ऑफ लंग्स क्या कहलाती हैं? न्यूमोसाइट्स कहलाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज न्यूमोसाइट्स टाइप 1 हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। कुछ होती है न्यूमोसाइट्स टाइप 2 सेल्स जो लार्जर साइज की होती हैं और वो लेसिथिन सिक्रेट करती हैं। देखो, न्यूमोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है न्यूमोसाइट टाइप 1, एक होती है टाइप 1, एक होती है न्यूमोसाइट टाइप 2, एक होती है टाइप 2। तो जो टाइप 1 होती हैं वो क्या करती हैं? टाइप 1 जो होती है हमारी वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। ये किस में हेल्प करती हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। बट जो टाइप 2 होती हैं वो लेसिथिन सिक्रेट करती हैं। लेसिथिन क्या होता है? एक फोस्फोलिपिड है। ये क्या है? फोस्फोलिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सरफेक्टेंट की हेल्प फॉर्मेशन करता है लेसिथिन। सरफेक्टेंट बनाता है। सरफेक्टेंट क्या करता है? ये हमारी जो एल्वियोलाई की वॉल है उसको कोलैप्स नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? ये प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलर सेक। ठीक है, एल्वियोलर सेक के कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है। टेंशन, जो सरफेस टेंशन क्रिएट होते हैं एल्वियोलाई में उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर की टेंशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब जो एल्वियोलाई का इंटरनल सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इसके इंटरनल सरफेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। और ये कहाँ से आया है? ये रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी? हमारी जर्म लेयर से बना है, एंडोडर्म से बना है, एंडोडर्म से बना है। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं एल्वियोलाई की वॉल पे। ये पोर्स क्या करते हैं? एल्वियोलाई की वॉल्स जो होती हैं उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं? गैसियस डिफ्यूज़न करवाते हैं, गैसियस डिफ्यूज़न करवाते हैं। ठीक है, ऐसी पोर्स को क्या बोलते हैं? पोर्स ऑफ खून। पोर्स ऑफ खून बोलते हैं, पोर्स ऑफ खून बोलते हैं। ऐसे पोर्स को जो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं एल्वियोलाई में, उन पोर्स को पोर्स ऑफ खून, KUHN, पोर्स ऑफ खून बोलते हैं।
ठीक है। अब जो हमारी एल्वियोलाई होती है उसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर कुछ फेगोसाइटिक सेल्स भी होती हैं। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं एल्वियोलाई के अंदर जो हमारे पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेंगी। उसको क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स बोलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को भी इनगल्फ कर लेती हैं, डस्ट सेल्स बोलते हैं। और जो मैमल्स के लंग्स होते हैं, ये लंग्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एंड स्पंजी होते हैं। क्या होते हैं? स्पंजी होते हैं। ठीक है। मसल्स अब्सेंट होती हैं लंग्स में। लंग्स में क्या होती है? मसल्स अब्सेंट होती है। ह्यूमंस के लंग्स में मसल्स क्या है? एब्सेंट होती हैं। ठीक है। तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपेंशन की जो कैपेबिलिटी होती है लंग्स में, वो क्या होती है? अब्सेंट होती है, क्योंकि मसल्स ही नहीं है। मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल्स ही एक्सपेंड करती है। तो हमारी ह्यूमन बींग्स के लंग्स को क्या बोला जाता है? संकन लंग्स बोला जाता है। संकन लंग्स। ठीक है, संकन लंग्स बोला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? राइट लंग का जो वेट होता है वो 625 ग्राम का होता है, लेफ्ट लंग का 575 ग्राम का होता है। इसकी 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब, मिडल लोब, पोस्टीरियर लोब। लेफ्ट लंग में 2 लोब होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। अब बात करते हैं हम थोरेसिस केस की। थोरेसिस केस का मतलब क्या है? थोरेसिस कैविटी की जो कवरिंग होती है वो थोरेसिस केस होता है। कवरिंग of thoracic cavity is known as thoracic case। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो thoracic case फॉर्म करती हैं? एंटीरियर सरफेस पे क्लेविकल बोन्स एंड नेक। एंटीरियर सरफेस पे क्लेविकल बोन एंड नेक क्या फॉर्म करती है? हमारा थोरेसिस केस। पोस्टीरियर सरफेस पे डायफ्रागम एंड डोर्सल सरफेस पे वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स थोरेसिस केस फॉर्म करती है। वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम एंड रिब्स क्या फॉर्म करती है? हमारा थोरेसिस केस। एंड लेटरल सरफेस पे क्या बनाती है? रिब्स। एंटीरियर सरफेस पे क्लेविकल बोन्स। क्लेविकल क्या होती है? हमारा जो शोल्डर होता है, शोल्डर पे ऐसे एक बोन होती है। ठीक है, ये नेक है। ठीक है, ये शोल्डर है, शोल्डर पे क्लेविकल बोन और नेक। ये एंटीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर पे यहाँ पे डायफ्रागम जो होता है, ऊपर उठता है नीचे बैठता है डायफ्रागम। डोर्सल सरफेस पे वर्टिब्रल कोलम। ठीक है, और वेंट्रल सरफेस पे रिब्स एंड यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, रिब्स को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, वो फॉर्म करता है हमारा क्या? थोरेसिस केस। अब बात करते हैं हम बात करते हैं किसकी? अपनी इंटरकोस्टल मसल्स की। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? जो हमारी रिब्स होती हैं, देखो ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस कुछ मसल्स के थ्रू, 2 तरह की मसल्स के थ्रू फिल कर रखा होता है, उनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, ये 2 तरह की होती है। एक होती है EICM जिसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ई से एक्सटर्नल, आई से इंटरकोस्टल, इंटर, सी से कोस्टल, एम से मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स IICM का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटरनल, आई का मतलब है इंटर, सी का मतलब है कोस्टल, एम का मतलब है मसल्स। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये 2 तरह की मसल्स हैं। देखो ये हमारी रिब्स हैं, ये बाहर वाली है तो ये इंटरनल, ये अंदर वाली है तो ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये बाहर वाली है हमारी, देखो ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और ये बाहर वाली है। इसमें इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है हमारा, इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो ये पूरी रिब है, रिब के अंदर वाली साइड पे, इस वाली जहाँ से वो स्टर्नम से अटैच है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम से अटैच है। तो यहाँ पे देखो स्टर्नम से रिब अटैच है, तो ये वाला जो रीजन है इसमें तो क्या होंगी? इंटरनल, इसमें तो होंगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो बाहर वाला रीजन होता है उसमें होंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस मसल्स रिब्स एंड स्टर्नम, ये क्या होती हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं एंड आउटवर्ड, सो थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर हम रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या बात करी? हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बात करी जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब कल जो हम वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें मैं क्या बात करूंगी? उसमें हम बात करेंगे कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के केस में। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो, एंड इफ़ यू डू लाइक इट then please like and share and subscribe, and if you do have any query then write in the comment section given below.